अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने ब्रांचेस शुरू की थी केमिस्ट्री की। आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्रांच आती है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन में हमने कहा इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड properties of compound that do not contain कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें किसके बारे में डिस्कस करना है, हमने पढ़ना है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सब हम किस में डिस्कस करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इनकी डिवीजन करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसमें हमारे पास मेटल्स आ जाएंगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 इनके एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स कहलाते हैं, धात जिसे हम कहते हैं। नॉन मेटल्स भी इसमें आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 6 7 8 7 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और इन दोनों का मिक्सचर मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें साल्ट्स आ जाएंगे, इसमें एसिड्स आ जाएंगे और इसमें बेस जो है ये आ जाएगी। साल्ट हम कहते हैं नमकियात को, एसिड हम कहते हैं किसी तेजाब को, और बेस हम कहते हैं किसको, असास को। तो अगर हम यहाँ पर ये एक रिएक्शन मैंने लिखा है, इस रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि हम क्या किया है, एक एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे स्टमक एसिड भी हम कहते हैं, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक बेस के साथ जिसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक बेस है, कास्टिक सोडा भी इसे हम कहते हैं। इन दोनों का रिएक्शन करवाया और फॉर्मेशन किसकी हो गई है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट। जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर जो है वो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है। तो ये बेसिकली एसिड, बेस और साल्ट, ये तीनों चीजें हमने किस में डिस्कस करनी है, ये भी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है। इनके यूजेस क्या हैं, कहाँ पे हम इनको यूज करके बहुत से कंपोनेंट्स अपने बना सकते हैं, वो कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैंने यहाँ मेंशन किया फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी भी क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, खाद जिसे हम कहते हैं। और उसके अलावा सेकंड नंबर पर हमने कहा कैटलिस्ट के तौर पर भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। फिर है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हम कहते हैं कलरफुल मटेरियल को। पिगमेंट का अगर हम मतलब देखें तो पिगमेंट होते हैं कलरफुल मटेरियल। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास पौधे जो हैं इनका रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, इसीलिए प्लांट्स का कलर भी क्या होता है, वो भी ग्रीन होता है। और फिर हमने इसी ब्रांच में किसके बारे में पढ़ना है, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अद्वियात जिसे हम कहते हैं वो भी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। केमिस्ट्री के जरिए ये पॉसिबल हुआ कि हमने मेडिसिन बना ली, और मेडिसिन का यूज जो है वो बहुत कॉमन है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे यूज की गई है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स हम कहते हैं जैसे कि सोप वगैरह, साबुन वगैरह हो गया, डिटर्जेंट्स वगैरह, सर्फ वगैरह हो गया। तो ये सब चीजें भी हमने क्या करनी है, इस ब्रांच में डिस्कस करनी है। तो ये सब था हमारे पास किसके बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है, लफ्ज कहाँ से ड्राइव हुआ, इन्वायरमेंट से, माहौल से। तो इसकी डेफिनेशन में हमने कहा ये साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। ठीक है, कोई भी केमिकल या बायोकेमिकल, केमिकल से मुराद यहाँ पे कोई रिएक्शन हो सकता है, बायोकेमिकल की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जो हमारी लाइफ के अंदर हो रहे हैं। तो वो सब के सब कहाँ पे प्रोसीड हो रहे हैं, इस प्लेनेट के अंदर जो प्रोसीड हो रहे हैं, इस जमीन के ऊपर जो हो रहे हैं, और इससे हमारा जो माहौल है वो क्या हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है। ये हमने इस ब्रांच में डिस्कस करना है। पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स वो बेकार मादे होते हैं जो हमारे माहौल में क्या कर रहे हैं, आलूदगी फैला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने इन पॉल्यूटेंट्स के सोर्सेज ये कहाँ से आते हैं वो भी पढ़ने हैं। रिएक्शंस, इनके कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में लिखा है यहाँ पे इफेक्ट्स, इनके जो असरात हैं वो भी हमने देखने हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे पास, सोर्सेज, रिएक्शन और इफेक्ट,
ये हमने क्या करने हैं, हमने डिस्कस करने हैं जिससे हमारी एयर, हवा वो खराब हो रही है, साइल हमारी मिट्टी जो है वो खराब हो रही है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर जो है ना ये भी खराब हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन पोल्यूटेंट्स की वजह से हमारी जो हैबिटेट है, हमारा जो मस्कन है वो तबाह हो रहा है, वो खराब हो रहा है। और अगर हम इन पोल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो हम किसी सूरत भी ये नहीं पढ़ सकते कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज है जिनसे हमारा माहौल खराब हो रहा है, यानी कि हम कैसे वजह बन रहे हैं अपने माहौल को खराब करने की, आलूदगी फैलाने की हम कैसे वजह बन रहे हैं। तो ये हमारे पास कह सकते हैं इसमें डिस्कस करना है। इसके अलावा हमने कहा इन तमाम सब्सटेंसेस की वजह से, जिसको हमने नाम दिया पोल्यूटेंट्स का, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा माहौल खराब हो रहा है, जिसको हमने नाम किसका दे दिया, पोल्यूशन का, आलूदगी का। अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा इसके अंदर हमने देखने काजेज, माहौल में आलूदगी हो क्यों रही है, क्या वजह है इसकी, इफेक्ट्स, उसके असरात क्या हैं। आलूदगी हो गई है, पानी हमारा गंदा हो गया है, मिट्टी हमारी गंदी हो गई है, हमने इसको कह सकते हैं कि अपने ऊपर कैसे ये हमारे पर असरअंदाज हो रहे हैं। और उसके अलावा हमने कहा फिर हमने इनके सोल्यूशंस भी देखने हैं कि अगर हमारा पानी खराब हो गया है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हम इसको पीने के काबिल बना सकें, एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। वो सोल्यूशंस जो है वो भी हमने इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। लफ्ज निकला एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का तज्जिया करना, उसके बारे में जानना। तो इस ब्रांच में हमने क्या करना है, हमने एनालिसिस करना है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीजें हैं हमारे पास, हमने उसका एनालिसिस करना है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका एनालिसिस ना किया जाए, हर चीज का एनालिसिस हम करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें सेपरेशन करनी पड़ेगी। सेपरेशन का मतलब है उस कंपाउंड को पहले अलहदा करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन, फिर हमें उसमें ये देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, उनकी पहचान करनी है हमने। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, फिर हम ये देखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन के अंदर है, थोड़ी मिकदार के अंदर है या ज्यादा मिकदार के अंदर है जो उस सैंपल के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमें एक कंपाउंड दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एसिड ले लिया, दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में हमने ये देखना है कि इसका एनालिसिस हम करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। तो जब हमने देखा तो इसमें 3 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब मैंने ये पता लगाया कि ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इसको हम नाम देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब हम ये देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, वो 3 है, तो इसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये एनालिसिस की टाइप्स हैं। एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हमने कहा हम एनालिसिस ना करते हो। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें क्लिनिकल एनालिसिस, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फौरन हमारे पास मेडिकेशन शुरू नहीं कर देता, पहले हमारा एनालिसिस करता है, उसके बाद मेडिसिन हमें देता है। तो हमने एनालिसिस करना है, क्लिनिकल एनालिसिस। उसके बाद हमने कहा वाटर एंड सॉइल एनालिसिस। पानी भी एनालिसिस के बगैर हम नहीं पीते, हम क्या करते हैं, फिल्टर से लेकर आते हैं पीने के लिए, उसका एनालिसिस हुआ हुआ होता है कि वो पानी पीने के काबिल है। सॉइल, मिट्टी का एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी कमी है, ताकि उस कमी को पूरा किया जाए। तो ये सारे एनालिसिस करने के लिए हमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे तो हम इनका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्लिनिकल एनालिसिस में हमने अगर टेम्परेचर ही मेजर करना है तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट एनालिसिस के लिए हमने क्या करना है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। तो ये सब कुछ हमने किस में डिस्कस करना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करना है। एट द एंड हम जो ब्रांच डिस्कस करेंगे दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है, 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज बायो, एक लफ्ज केमिस्ट्री। बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी, और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी लाइफ में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हम उन सब को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी, टू अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, हमने क्या करना है, मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के जरिए अपनी लाइफ को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, वो टूट के छोटे छोटे जर्रों में तब्दील हो गया। ऐसा क्या हुआ हमारी बॉडी के अंदर, वो जो खाना है वो टूटकर छोटे छोटे जर्रों में तब्दील हो गया, वो थे केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने क्या करना है, स्टडी करनी है केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने कहा कि हमने खाना खाया, वो टूटकर छोटे छोटे जर्रों में तब्दील हो गया, उससे एनर्जी निकली, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई। ठीक है, तो हमने कहा कि वो जो लाइफ का हिस्सा बनी है, इसमें हमने क्या चीज देखी है, इसमें हमने ये देखा कि हमारी लाइफ जो है वो किसकी वजह से चल रही है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से चल रही है।
या प्लांट्स की एग्जांपल अगर हम लें, पौधों के अंदर भी मुख्तलिफ रिएक्शंस हुए तो उन्होंने खुराक को बनाया, फूड को बनाया, अदरवाइज वो खुराक को ना बनाते। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है इसका, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने अंडरस्टैंड करनी है क्या चीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, साख्त के बारे में भी पढ़ना है और उनके काम के बारे में भी पढ़ना है। किसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, किसका काम पढ़ना है, वो हमारे पास है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी हमारी लाइफ के मॉलिक्यूल। अब वो कौन से हैं हमारी लाइफ के मॉलिक्यूल्स, यहाँ चार मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, पल्सिस से, बीन्स से, दाल वगैरह से, गोश्त वगैरह से, फ्रूट्स वगैरह से हम इसको हासिल करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो रोटी हम रोज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम बात करें राइस की, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बार्ले की, तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कंटेंट्स पाए जाते हैं। और ये सब के सब वो कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या चीज मौजूद है, जिसमें हमारे पास कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है। ये एलिमेंट्स हैं जो कॉमनली इनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप साथ में ऑक्सीजन और ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही लिपिड्स की बात करें तो फैट एंड ऑयल, ठीक है, घी वगैरह जो हम हासिल कर रहे हैं, खा रहे हैं हम, बेसिकली वो क्या है, वो सारे लिपिड्स हैं। और एक टर्म यूज की यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड, बेसिकली ये कंपोनेंट है लिविंग सेल का, और इसका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। मतलब कि हमारी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। तो वो कैसे मिलती हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था वो वहां से ट्रांसफर कहाँ पर हुआ, ऑफ स्प्रिंग में हुआ, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉपर्टीज उनकी पेरेंट्स से मिलती हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है, ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है, क्योंकि कंपोनेंट है लिविंग सेल का। तो ये सब था हमारे पास किसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक बस इतना था, थैंक यू।